मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नरेश कुमार कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। छात्रों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर पर्यावरणीय शिक्षा पेपर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम पर्यावरण शिक्षा की प्रथम यूनिट। इस वीडियो के माध्यम से आज हम पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पर्यावरण की संकल्पना के साथ में, अर्थात पर्यावरण का संप्रत्यय क्या है। पर्यावरण और हमारी सृष्टि एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, उसके साथ से ही एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण हुआ जो इस सृष्टि के समस्त चर अचर जीवधारियों और वनस्पति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हम पृथ्वी ग्रह पर निवास करते हैं। पर्यावरण आज के मानव की एक ऐसी चिंता है जो उसने अपने औद्योगिक विकास की ऊंची दौड़ में स्वयं पैदा की है। हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे दोहन करते हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन हम उसे आज भूलते जा रहे हैं। एक पर्यावरणविद हैं डॉक्टर बीडूस। उन्होंने चेतावनी दी थी और कहा था कि 1990 से लेकर 2020 के बीच में हर रोज़ 50 जीव और पादप प्रजातियां समाप्त होती जाएंगी। और अगर वनों के कटाव और औद्योगिक गैस से जो उत्पन्न तापक्रम है उसमें वृद्धि हो रही है, उस पर अगर नियंत्रण नहीं हो पाया तो उसके भयंकर परिणाम होंगे। और आप सब देख लीजिए, हमारे सामने जो ग्लोबल स्थिति है वो किस प्रकार की हो रही है, उससे हम भली भांति रूप से विदित हैं। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रकृति तथा मानव का उचित समीकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे वैदिक मंत्र हैं, उसमें उल्लेख है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव वशिष्यते। अर्थात मानव अपनी इच्छाओं को वश में रख करके प्रकृति से उतना ही ग्रहण करे जितनी कि उसकी पूर्णता को सती नहीं पहुँचे। आज विश्व के कोने कोने में पर्यावरण के प्रति चिंता की जो आवाज़ उठ रही है, वह हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक काल में ही दे दी थी, क्योंकि वे पृथ्वी को धरती माँ मानते थे और उसकी सुरक्षा करना, उसको संवारना, वन्य जीव जंतुओं आदि की रक्षा करने के प्रति हमेशा सजग रहते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की जो ऋचाओं का सृजन किया वो हमेशा प्रकृति की गोद में ही किया। कई सदियों पहले गर्ग, कपिल, कश्यप, पाराशर आदि जो मुनिगण थे, उन्होंने पर्यावरण को जन आंदोलन के रूप में लिया। प्राचीन काल में मानव प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए अपना जीवन यापन करते थे, और आज भी हम देखते हैं तो कुछ हद तक सूर्य नमस्कार की हम बात करते हैं। वेदों में लिखा हुआ है, सूर्य देवो भवः, अर्थात सूर्य भगवान को देवता समझो। यानी ऊर्जा के जो असीमित स्रोत हैं सूर्य देवता, उसको देवता हमने माना है। और यह वृत्तांत है
वह वेदों में लिखा हुआ है। वृक्ष मानव जीवन के आधार ही नहीं, हमारे पूर्वज भी हैं। और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई और करोड़ों वर्ष पहले धरती की सतह पर सरल पौधे अंकुरित हुए। उसके बाद में धीरे धीरे जटिल पौधों का विकास हुआ। इस प्रकार से बहुत सारी लताएं जन्म लेती गई और इस हिसाब से मान सकते हैं कि मानव प्रकृति की सबसे छोटी संतान है और वृक्ष हैं वो हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं। तभी तो हमारे पूर्वजों ने वृक्षों को इतना सम्मान दिया है। आगे हम बात करते हैं, एक उक्ति है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। यानी एक तरफ हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, पृथ्वी, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। तो एक तरफ माता अनेक कष्ट पाकर बालक को जन्म देती है, तो दूसरी तरफ जन्मभूमि अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर बालक के पालन पोषण में अपना संपूर्ण योगदान देती है। और इस पावन धरा पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के वृक्ष, नदी, तालाब, सरोवर, पशु पक्षी, पवन, मेघ आदि आदि जो चराचर जड़ चेतन सभी प्रकार की जो प्रकृति में ऐसे अंग हैं जो माँ के समान हमारे पोषक भी हैं और रक्षक भी हैं। वृक्ष फलों से लद जाने पर झुक जाते हैं, इसी प्रकार मेघ हैं पानी से भर जाने पर मानो ऐसे लगता है कि वो विनम्रता का संदेश देते हैं। एक उक्ति है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय दुहन्ति गाव, अर्थात परोपकार से ही वृक्ष फल देते हैं। क्या आपने देखा है पेड़ अपने जो फल होते हैं उनको खुद खाते हैं? नहीं। क्या आपने देखा है नदियाँ अपना पानी स्वयं पीती हैं? नहीं। क्या आपने देखा है कि गायें अपना दूध खुद पीती हैं? तो हमें जवाब मिलता है नहीं। तो ये सब किसके लिए है? परोपकार के लिए। तो हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए। और पर्यावरण की सुरक्षा हमारे हाथ में है। उसका सीधा सा अर्थ हम प्राकृतिक वातावरण से लेते हैं, जिसमें हम मुख्य अगर अंग की बात करें तो भूमि है, जल है, हवा है। ये पर्यावरण के अंग के रूप में हम मानते हैं। और इनका अगर थोड़ा सा भी संतुलन भंग हो गया तो उस अवस्था का नाम हमने क्या दे दिया? प्रदूषण। बहुत सारे दावानल का धुआं है, ज्वालामुखी राख है, धूलकण है, इस प्रकार बहुत सारे इन अवयवों की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो हम पर्यावरण के प्रति सजग रहें। हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन हम करते रहें। तब ही पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, वरना नहीं। अब हम बात करते हैं पर्यावरण का अर्थ। देखिए, पर्यावरण एक अति व्यापक शब्द है जिसको अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं, जो शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरन से बना हुआ है, जिसका अभिप्राय संपूर्ण पारिस्थितिकी है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, दशाएं एवं प्रभाव जो कि जैव और जैविकीय समूह पर प्रभाव डालते हैं, ये सभी शामिल होते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है आसपास हमारा जो वातावरण है, हमारा आस पड़ोस है, जीव जंतु हैं, पौधे हैं, इनकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली कार्य प्रणाली और उसको जीवन यापन देने वाली दशा। और अगर हिंदी अर्थ के हिसाब से हम बात करते हैं पर्यावरण के अर्थ की,
तो पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण शब्द का अर्थ होता है ढका हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों तरफ से ढकने वाला। अब इस संबंध में तीन प्रश्न हमारे उठते हैं, दिमाग में आते हैं कि चारों ओर से क्या घिरा हुआ है, किसके द्वारा घिरा हुआ है और कहाँ घिरा हुआ। तो इसका जवाब हम देते हैं, क्या घिरा हुआ है मतलब इसका यह उत्तर हम यूँ कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जीवित वस्तु और मुख्य रूप से मनुष्य मानव घिरा हुआ है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य घिरा हुआ है तो वह भौतिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है, और कहाँ घिरा हुआ है, और उसका हम उत्तर यूँ दें कि अंतरिक्ष और भूमंडल में जो जीव प्राणी रह रहे हैं वहाँ घिरा हुआ है। इस प्रकार से हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो वह जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है निकलता है, अर्थात हमारे आसपास का जो धरातल है, जलमंडल है, वायुमंडल है, वनस्पति है, प्राणी जगत है, ये सब मिलकर के पर्यावरण की रचना करते हैं। यानी निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास का जो धरातल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, वनस्पति है और प्राणी जगत है, ये सब मिलकर के हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। अब देखते हैं हम पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले पी जिस पर्ट नाम से पर्यावरणविद हैं, उन्होंने पर्यावरण की परिभाषित इस रूप में किया है, वह जो किसी वस्तु को चारों ओर से आवृत करे और उसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जो हमारे चारों ओर से ढकी हुई है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित कर रही है, वो क्या कहलाती है, पर्यावरण। दूसरा NCERT है, उसने पर्यावरण की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि प्रकृति व्यक्ति के पर्यावरण के अंतर्गत वे समस्त प्राकृतिक एवं सामाजिक घटक आते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से पार्क सीसी नाम के पर्यावरणविद हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहा जाता है। यानी विशेष स्थान है और विशेष समय में जिन संपूर्ण परिस्थितियों से मनुष्य घिरा हुआ है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। इसी तरीके से रोस JS नाम के पर्यावरणविद हैं, वो कहते हैं कि वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावशाली बनाती है। यानी वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो कहीं ना कहीं रूप में हमें प्रभावित करती है। और इसी तरीके से बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ड के अनुसार एक व्यक्ति के वातावरण में उन सभी उत्तेजनाओं का योग आ जाता है जिनको वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक ग्रहण करता है, वह पर्यावरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम यह पहचानें कि जीवन और व्यवहार की दृष्टि से अगर देखते हैं तो प्रकृति को प्रभावित करने वाले भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं वो निश्चित रूप से पर्यावरण का अंग मानी जाती हैं। इसी तरीके से एक व्यक्ति विशिष्ट समय में, जैसा अभी हमने परिभाषाओं के अंतर्गत देखा था, विशेष स्थान पर
संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है वह क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक वातावरण में वायु, जल तथा भूमि और जैविक वातावरण में पौधे, पशु एवं पक्षियों को भी सम्मिलित किया जाता है। अगली विशेषताओं की बात करें तो मानव की व्यवस्था, प्रबंध तथा संस्थाओं के वातावरण व गतिविधियों एवं कार्यों को भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। यानी जिस प्रकार से हमारा कॉलेज है या स्कूल है या कोई कंपनी है, कोई भी संस्था है, वहाँ पर जो मानव की व्यवस्था है, वहाँ का जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियाँ और कार्य हैं, वो भी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत हम सम्मिलित कर सकते हैं। और अंत में हम बात करें पर्यावरण की विशेषताओं की, तो पर्यावरण के अंतर्गत व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करने वाली संपूर्ण परिस्थितियों को पर्यावरण में सम्मिलित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पर्यावरण की संकल्पना, उसका संप्रत्यय, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण की विशेषताएं, परिभाषा आदि का अध्ययन करा है। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पर्यावरण के कंपोनेंट्स, पर्यावरण की अध्ययन की आवश्यकता और पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।